5 काम अगर हुकूमत ने ना किए तो डॉलर 1000 रुपये तक जाएगा। नाज़रीन, जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस इंक्रीज होती हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी कि उस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं और डॉलर की वैल्यू ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है और सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम होता है और इन्फ्लेशन का लेवल हाई होता है, तो करेंसी की वैल्यू कमज़ोर होती है, जैसे पाकिस्तान में। और इन वजूहात की कम्बिनेशन की वजह से हर साल पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू ऊपर जाने और पाकिस्तानी करेंसी की कमज़ोरी पूरी दुनिया के सामने है। हमारे मुल्क को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी और ट्रेड बैलेंस में थोड़ा सा बेहतरी आएगी, इससे करेंसी की वैल्यू को मजबूती मिलेगी। अब आप एक मिसाल लें तो साउथ कोरिया की, जिन्होंने 1997 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करके मुश्किल से मुल्क को बाहर निकाला। साउथ कोरिया ने एक फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया था, जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, क्योंकि साउथ कोरिया ने IMF से पैसे लिए और फिर उन्होंने अपनी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए मजबूत कदम उठाए। ना कोई सिफारिश का काम किया गया और इस तरह उन्होंने अपनी माली हालत को सुधारा और उनके फाइनेंशियल सिस्टम को उन्होंने मजबूत बनाया। अब आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे आप एक बैंक के ऑनर हैं जिसका बैंक फाइनेंशियली वीक है और आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। आपको पता चलता है कि कुछ लोग आपके बैंक में अपने लोन्स नहीं अदा कर रहे और उसकी वजह से अब बैंक को लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने बैंक को बेहतर करने के लिए कुछ सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। आप नॉन परफॉर्मिंग लोन्स को रिकवर करने के लिए मेजर्स लेते हैं और अपने बैंक को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इससे आपके डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस में सुधार आता है। और इसी तरह साउथ कोरिया ने भी अपने फाइनेंशियल सेक्टर को बेहतर करने के लिए सख्त कदम उठाए, जिसने बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया गया और करेंसी की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया। और इन इकदाम की वजह से उनकी इकोनॉमी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने में कामयाब हुई और मुल्क की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में सुधार पैदा हुआ। अब पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा गंदा है। हमारा बैंकिंग सिस्टम इस तरह का नहीं है और अगर आज हमने इन चीज़ों के ऊपर काम ना किया तो ये वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर 1000 रुपये तक जाए। अब दूसरा काम हमारी हुकूमत क्या नहीं करी, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन देखें तो मिसाल के तौर पर आप देखें, इसकी मिसाल भी आप ले लें तो चाइना एक ऐसा मुल्क है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज के जरिए मुश्किल हालात से फ़ायदा उठा के आज यहाँ तक पहुँचा। चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज और इंसेंटिव्स इम्प्लीमेंट किए। उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपने मुल्क के अंदर जितने भी एक्सपोर्टर्स थे उनको एक टास्क दिया कि आप इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे। इससे उनके एक्सपोर्ट्स में तेज़ी से इजाफा हुआ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनके ऊपर आए। और आज देखें आप चाइना किधर है। 1970 और 1980s में चाइना एक तरक्की पजीर ममालिक था और जिसकी इकोनॉमी कमज़ोर थी, उनके पास सिर्फ लिमिटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। तभी चाइना ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और टॉयज़ को प्रमोट किया। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया और लो कॉस्ट लेबर फोर्स का फ़ायदा उठाया। और साथ ही उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और टैक्स इंसेंटिव्स क्रिएट किए कि भाई आप आएँ, इंडस्ट्रीज लगाएं, पैसा लगाएं, हम आपको टैक्स फ्री जोन देते हैं। और ये सब करने के बाद उनके एक्सपोर्ट को आप देखें तो पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया। चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बनाया और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पर फोकस किया और इससे उनके एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी हुआ। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आज पूरी दुनिया में चाइना दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है। उनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ ने करेंसी की वैल्यू को भी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया। उनका करेंसी जैसे चाइनीज़ यन वो ग्रेजुअली आप देखें तो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया। आज चाइना एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री है और उनकी इकोनॉमी दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में शामिल है। इसकी वजह उनके एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में उनकी बेजा एफर्ट्स हैं। उसके बाद आप देखें तो पाकिस्तान कैसे कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। हमारे पास टेक्सटाइल है। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसमें आप देखें तो गारमेंट्स, फैब्रिक्स, होम टेक्सटाइल शामिल है। उसके बाद देखें तो दूसरी चीज़ है पाकिस्तान के पास चावल।
पाकिस्तान दुनिया में टॉप राइस एक्सपोर्टर में से एक है, जिसमें बासमती और नॉन बासमती राइस शामिल होते हैं। हम इनकी भी एक्सपोर्ट्स प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स, पाकिस्तान का लेदर इंडस्ट्री जिसमें लेदर गारमेंट्स, शूज़, एसेसरीज शामिल हैं, ये भी एक्सपोर्ट्स में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन आज हाल ये है कि इनको मसलसल बिजली की सप्लाई महंगी होने और एलसीज की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान की ये बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री आज तबाही के दहाने पर खड़ी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारी खुद मुख्तारी का ख़त्म है। तो उसके बाद आप देखें पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री के अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आनी पड़ेगी। देखिए, इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि उनकी प्रोडक्शन, हमारी प्रोसेस और क्वालिटी इंप्रूव हो। हमने ना तो रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करके हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हम करने के अहल हैं, और हमारे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखें तो आज भी वही है, हम सड़कों पर पैसा लगा रहे हैं लेकिन कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रहे जिससे हम टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकें। तो आप इन चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान को ये सब करना पड़ेगा। ना तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर की आप अगर आप देखें तो मिसाल तो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ और स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है किसी भी मुल्क को। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं। हमारे जो डॉलर्स हैं, अगर हम अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ले आते हैं, जैसे आज आर्मी चीफ और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ऐलान कह रही है, तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करें तो हमारे पास पैसा आ सकता है। लेकिन हम क्या करें, हम कर्जे लेकर ये सारे मंसूबे तैयार करें, ऐसा नहीं है। आपको अपने मुल्क के अंदर अगर कर्जे लेकर आना तो आपके मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री बन सकती है। अब आप मिसाल ले लें एक ऐसे मुल्क की कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, एक ऐसा मुल्क जिसने मुश्किल हालात में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी और स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आप देखें तो फ्री जोन, उन्होंने टैक्स फ्री जोन बनाया। दुबई और यूएई यानी ये एक ही चीज़ है, अरब अमारात ने इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री जोन डेवलप किए जिनमें फॉरेन कंपनीज बिना लोकल स्पॉन्सरशिप के बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। फ्री जोन में 100% फॉरेन ओनरशिप और टैक्स एग्जेम्पशन मिलती हैं, जिससे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाता है। हर बंदा सोचेगा कि मुझे पैसा मिल रहा है, मैं यहाँ पर पैसा लगाऊं। अब इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को। हम आज भी सिर्फ टेक्सटाइल को लेकर बैठे हुए हैं। अब आप देखें तो यूएई ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसमें पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स और टेली कम्युनिकेशन शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से बिजनेस को ऑपरेट करने में उनको बहुत ज़्यादा मदद मिली, जो कि इन्वेस्टर को पसंद आई, और आज दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर और रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको दुबई में मिलते हैं। अब आप देखें तो फिगर्स के साथ अगर बात करें, हकाइक के साथ, तो अरब अमारात ने 2022 में अराउंड 19.9 बिलियन डॉलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अट्रैक्ट की। इसमें से मेजर सेक्टर रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अरब अमारात के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज और स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज किया। अब आप देखिए कंट्रोल इन्फ्लेशन कैसे होता है। हमारी हुकूमत को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू कमज़ोर ना हो। मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल मेजर्स के थ्रू इन्फ्लेशन रेट को चेक करना इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें तो ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जिसने मुश्किल हालात में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल मेजर्स अडॉप्ट किए कि आज ब्राज़ील का शुमार दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में होता है। इसकी मिसाल आप ले लें तो ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को मॉनिटर किया और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टारगेट किया। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई होता था तो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, जिससे उनकी जो स्पेंडिंग है, जो खर्चे थे और वो जो कर्जे ले रहे थे वो कम होते रहे, और उनकी स्पेंडिंग और खर्चे कम होते रहे और डिमांड को कंट्रोल किया जाता। इसके बाद अगर आप बात करें हकाइक की, तो ब्राज़ील के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए उनके इक़दामात ने एक मस्बत इम्पैक्ट उनकी मईशत पर दिखाया। उनकी इन्फ्लेशन रेट जो 2020 में 12.7% थी, वो 2021 में अराउंड 4.52% तक आ गई। अब ब्राज़ील ने भी ये सब किया है।
अब हमें क्या थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेजर सेक्टर है जिस पर हमने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया हुआ, हमने सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रिलाय किया हुआ। पाकिस्तान की अगर आप देखें तो मैशत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेजर सेक्टर है जिस पर मुल्क का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गारमेंट्स, फैब्रिक्स, होम टेक्सटाइल्स और जो यार्न है उसकी प्रोडक्शन शामिल है। अब पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1960 और 1970 में डेवलप हुई और उस वक़्त से ही एक मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर बन गई। पाकिस्तान का टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज भी जीडीपी में सिर्फ अपना मखसूस हिस्सा है जो डालता है और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। अब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कॉटन, फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स, स्पेशली टी शर्ट, जीन्स और बेड लाइनन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में शामिल होते हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं और करेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ्लक्चुएशंस और ग्लोबल मार्केट के चेंजेस के साथ मुतासिर होती है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसी वजह से रुकावट या कमजोरी आए तो पूरी मैशत पर उसका असर पड़ता है। इसीलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान अपनी मैशत को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाए और डिपेंडेंसी कम करे और दूसरी चीज़ों को प्रमोट करे। आप इस बात के ऊपर क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।